पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? मनुष्य को परपोषी क्यों कहा जाता है? परपोषी का मतलब होता है जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, भोजन के लिए पोषक तत्वों के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, तो वैसे जीव कहलाते हैं परपोषी जीव। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य परपोषी है, वो स्वयं भोजन नहीं बनाता। तो इस धरातल पे स्वयं भोजन कौन बनाते हैं? तो एक ही जीव है, यानी प्लांट है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, लेकिन मनुष्य क्या है? परपोषी है। तो क्यों कहा जाता है वही हमें बताना है कारण। तो इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है, मनुष्य ऊर्जा और अन्य पोषक तत्व प्राप्त करने हेतु वनस्पतियों और अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, वह अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकता, अतः मनुष्य को क्या कहा जाता है? परपोषी कहा जाता है। दूसरा देखिए, दाल, अनाज, सब्जियों और फलों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हमें इस प्रकार करना है। देखिए, अनाज से क्या प्राप्त होता है? अनाज से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा देता है। तो कौन से अनाज आते हैं? चावल, गेहूँ, मकई, बाजरा, ये अनाज होते हैं, इसे कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। और दूसरा देखिए, दाल। दाल में कौन से दाल है? मूंग, अरहर, मटर, चना, मसूर, उड़द, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है प्रोटीन। ऐसे ही आपको लिखना है। और इसके बाद देखिए सब्जियां। सब्जियों में क्या पाया जाता है? सब्जियां ये रहा, तो सब्जियों में पाया जाता है विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, ठीक है, फल और सब्जियों में। तो ये हो गया इसका आंसर। तीसरा क्या है? हरित क्रांति का मुख्य कारण क्या है? हरित क्रांति क्यों हुआ था उसका कारण बताना है। तो इसका कारण ये रहा, हरित क्रांति का मुख्य कारण फसलों के उत्पादन में कमी तथा अच्छे किस्म के बीजों की कमी को नियंत्रण कर, यानी उस कमी को दूर करना, नियंत्रित करना तथा फसल उत्पादन में वृद्धि करना तथा उन्नत खेती को प्रोत्साहन करना। तो इसी कारण से हरित क्रांति लाया गया। ठीक है, और ये कौन सी फसल पे ज़्यादा ये प्रभाव दिखाया? गेहूं और चावल पर, खास करके गेहूं पर। तो यही इसका आंसर हो जाता है। चौथा देखिए क्या प्रश्न है, किस प्रकार के फसल को खरीफ फसल कहा जाता है? काफ़ी आसान प्रश्न है ये। तो इसका आंसर हमें ये लिखना है, खरीफ फसल, यानी सारे लिखने हैं, ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, जो क्या कहलाता है? खरीफ फसल कहलाती है। जैसे धान, जवार, बाजरा, मकई, कपास, ईख, सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है तथा फसल की कटनी अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, यानी ठंडे के मौसम में कटनी होती है। तो ये आपको समझ में आ गया खरीफ फसल क्या है। पांचवा देखिए क्या प्रश्न है, शक्कर फसल किसे कहते हैं? तो शक्कर फसल एक हाइब्रिड फसल होती है जिसमें दो प्लांट के अलग अलग परागण से बीज प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, इसे क्या होता है? अच्छे किस्म का पैदावार होती है, इससे शक्कर नस्ल कहलाता है। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, पादप संकरण के फलस्वरूप विकसित न्यूनतम सम्मुत फसल किस्मों को संकर या हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो प्लांट उगते हैं, जो खेती की जाती है, उसे कहा जाता है शक्कर फसल उत्पादन, यानी शक्कर फसल, यानी हाइब्रिड फसल। तो यही इसका आंसर हो जाता है। आइए इसके बाद 6 नंबर क्या है, पादप प्रजनन की परिभाषा हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये रहा पादप प्रजनन। तो यहाँ से लिखना है, फसलों की समुन्नत प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को पादप प्रजनन कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको बढ़ा लेना है ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। पादप प्रजनन में फसलों की ऐसी दो प्रजातियों का चुनाव किया जाता है जिनमें से एक की वांछित गुणों का अभाव होता रहता है पर दूसरे की काफ़ी वांछित गुण मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यानी ये जो पादप प्रजनन, इसे क्या प्राप्त होता है? शक्कर बीज प्राप्त होता है, जिससे कि शक्कर फसल यानी हाइब्रिड फसल का उत्पादन होता है, पैदावार अच्छी कराने के लिए। ठीक है, तो यही आपको लिखने हैं यहाँ से यहाँ तक बस। इसके बाद देखिए 7वां क्या है, हरे पादपों को अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर हमें इस प्रकार लिखना है, हरे पादपों यानी प्लांट को वृद्धि विकास के लिए कुल मिलाकर 16 पोषक तत्वों यानी पदार्थों की आवश्यकता होती है। बस यही लिखना है आपको। 8वां क्या है, सूक्ष्म पोषक क्या है? सूक्ष्म मतलब होता है काफ़ी कम मात्रा में पोषक क्या है प्लांट के लिए, वो बताना है। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है, कुछ पादप पोषक यानी कुछ प्लांट में पोषक ऐसे भी होते हैं जिनकी ज़रूरत केवल अल्प मात्रा में, कम मात्रा में होती है,
इन्हें क्या कहा जाता है? सूक्ष्म पोषक कहा जाता है। और कौन से होते हैं वो सूक्ष्म पोषक? लोहा, तांबा, जस्ता, बोरान इत्यादि। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए 9 नंबर में क्या है? खाद के अनुप्रयोग से, यानी हम खाद का जब प्रयोग करते हैं तो मृदा को यानी भूमि को क्या प्राप्त होता है वो हमें बताना है। काफ़ी आसान प्रश्न है ये। तो इसका आंसर ये रहा, खाद के अनुप्रयोग से मृदा को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, तभी तो हम खाद का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम। चाहे वह कोई भी खाद हो, प्राकृतिक खाद हो चाहे आर्टिफिशियल खाद हो, उसका मुख्य उद्देश्य होता है पोषक तत्वों की प्राप्ति ही। तो यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 10 नंबर क्या है? प्राकृतिक उर्वरक के अनुप्रयोग में होने वाली 2 समस्याओं के नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे समझिए, प्राकृतिक उर्वरक में सबसे पहले कौन से आते हैं? वो आता है गोबर, मलमूत्र, ठीक है। ये सारे पदार्थ अवघटित होकर वो बन जाते हैं प्राकृतिक उर्वरक। तो इनके प्रयोग से 2 समस्याएं देखिए यहाँ पे है। प्रथम यह है कि खाद की आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है, जिससे किसानों को इससे परिवहन और भंडारण में कठिनाई होती है। प्राकृतिक उर्वरक की जो आवश्यकता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए इसका भंडारण यानी रखना और परिवहन यानी खेतों में ले जाना क्या होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। दूसरी देखिए ये समस्या है, इसमें विशिष्ट पादप पोषणों की कमी होती है। इसमें जो चाहिए पोषक तत्व इसमें थोड़ा कम मात्रा में होता है, ठीक है, जिनसे फसलों में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आदि की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी अतः जिन फसलों में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस आदि की आवश्यकता हो, जैसे गेहूँ, धान आदि, इसमें प्राकृतिक खाद बहुत अधिक लाभप्रद नहीं होता, ठीक है। तो यही 2 समस्याएं होंगी। हम क्या करते हैं? रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो यही इसकी 2 समस्याएं हो जाती है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? वर्मी कंपोस्ट में किस जीव का उपयोग किया जाता है? काफ़ी आसान प्रश्न है ये। तो ये रहा वर्मी कंपोस्ट। तो ये क्या होता है वर्मी कंपोस्ट? तो वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी तकनीक है जिसमें केंचुओं द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है इससे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन से जीव का उपयोग किया जाता है? केंचुओं का। आपको लिखना है वर्मी कंपोस्ट में केंचुओं की मदद से ये तैयार किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। 12 नंबर प्रश्न क्या है? किस प्रकार की खेती से एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर हमें लिखना है मिश्रित खेती, ठीक है। वैश्विक कृषि पद्धति जिसमें से एक से ज़्यादा फसलों का उत्पादन साथ साथ होता है तो वो कहलाता है मिश्रित खेती यानी मिश्रित फसल। तो ये रहा, देखिए ये गेहूं के साथ ये क्या हो गया, अन्य प्लांट यहाँ पे उगाया गया है, चना, तो ये कहलाता है मिश्रित फसल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, किसी एक प्रकार की मिश्रित खेती का हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, तो इनके नाम है गेहूँ और सरसों, तो ये एक हो गया। दूसरा हो गया मूंगफली और सूरजमुखी, ये दूसरा हो गया। गेहूं और चना, मकई और उड़ीद, सोयाबीन और अरहर, ठीक है, और भी हैं। तो हमें सिर्फ एक ही में लिखना है, तो आप लिख सकते हैं गेहूं और सरसों। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 14 क्या है? मिश्रित फसल उत्पादन के एक महत्व का उल्लेख करें। इसका मतलब ये है कि किसान मिश्रित फसल का उपयोग क्यों करते हैं, क्या लाभ है, क्या इसका महत्व है, तो वही हमें बताना है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है, मिश्रित फसल उत्पादन से फसल को पूर्ण विफलता से बचाया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसल का उत्पादन एक साथ किया जाता है। अगर किसी कारणवश एक फसल का पैदावार उत्पादन अच्छा ना हो तो दूसरे का हो सकता है, ठीक है, यानी ये विफलता नहीं होगा। तो इसीलिए पूर्ण विफलता से बचाया जा सकता है तथा अधिक उत्पादन के साथ कृषि भूमि की उत्पादन जो क्षमता है वो बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि दलहन वाले पौधे हम गेहूं के साथ बोते हैं चना, तो इससे क्या होता है मिट्टी में दलहनी यानी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है और इसका उर्वरक क्षमता बढ़ती है, यानी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 15, पीड़क यानी पेस्ट क्या है ये बताना है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से करना है। फसल पौधे की खेती
फसल पौधे की खेतों में खरपतवार, कीटों, जीवाणु, कवक आदि द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से हानि होती है। तो इन समस्त कीटों और रोगाणुओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पीड़क अथवा पेस्ट कहा जाता है। समझ में आ गया? इसके अंतर्गत कीट, जीवाणु, कवक ये सारे सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। एक कीट पीड़क का नाम हमें लिखना है। तो हमने अभी जाना कि पीड़क में कौन से आते हैं? कीट आते हैं, जीवाणु आते हैं और कवक आते हैं। तो हमें कीट में कौन आते हैं उसका एक नाम लिखना है, ठीक है। तो ये रहा, देखिए यहाँ पे पीड़क कीट जो होते हैं जैसे लाल अन्न, दाल मृग, धान घुन, ये सारे क्या होते हैं? कीट पीड़क होते हैं। ये रहे, तो आपको यही लिखना है, दाल मृग लिखिए या धान घुन लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर क्या है? खरपतवार क्या है ये हमें बताना है। तो खरपतवार की परिभाषा यहाँ है, वैसे अवांछनीय पौधे यानी बेकार पौधे जो उगाए जाने वाले पौधे के साथ स्वतः उग जाते हैं को क्या कहा जाता है? खरपतवार या विट्स कहा जाता है। जैसे धान की फसल में या चावल की फसल में जो अवांछित जो ऐसे ही उग जाते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखना है, कौन से होंगे खरपतवार। जैसे देखिए ये सारे खरपतवार हैं, चौलाई, बथुआ, हिरनखुरी, घास दूब। तो इनमें से आप कोई नाम लिख लीजिए, जैसे में चौलाई, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। अगला देखिए 18 नंबर क्या है? खरपतवार नाशी क्या है? तो खरपतवारों को हटाने के लिए जिन रासायनिक विधियों में रसायन का प्रयोग किया जाता है वो खरपतवार नाशी कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको, खरपतवारों का विनाश करने वाली रसायनों को क्या कहा जाता है? खरपतवार नाशी या वीडीसाइड्स कहा जाता है। इनमें से आपको एक के नाम भी लिखने हैं, 2,4-D, ठीक है, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल। तो यही इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या है 19 नंबर। किसी दो आम खरपतवारों के नाम हमें लिखना है। कौन से दो खरपतवार हैं? तो ये रहे आम अर्थात सामान्यतः उग जाने वाले खरपतवार। तो पहले आपको लिखना है चौलाई, बथुआ, हिरनखुरी, ठीक है। तो दो ही का नाम लिखना है, चौलाई लिख लीजिए, बथुआ लिख लीजिए। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्या है? रोगाणु पौधे में किस माध्यम द्वारा प्रविष्ट करते हैं यानी प्रवेश करते हैं? कैसे प्रवेश करते हैं? जो रोग फैलाने वाले जो छोटे छोटे सूक्ष्मजीव होते हैं, रोगाणु होते हैं, कैसे प्लांट में प्रवेश करते हैं ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो रोगाणु होते हैं इनमें से वायरस, जीवाणु और कवक ये शामिल होते हैं। फसलों में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव अर्थात रोगाणु जो होते हैं मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन्हीं माध्यमों द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में प्रवेश कर उसका नुकसान करते हैं प्लांट में। तो ये सारी यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 21 नंबर क्या है? पीड़कनाशी का क्या कार्य है ये हमें बताना है। तो पीड़कनाशी का कार्य हमें बताना है। पीड़क किसे कहा जाता है? हम लोग जानते हैं कीट, सूक्ष्मजीव और कवक को क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से पीड़क कहा जाता है। तो पीड़क क्या करते हैं? प्लांट में, पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस पीड़कनाशी का कार्य है इन पीड़कों से क्या करना? फसल से रक्षा करना। तो हमें इसका आंसर करना है आधुनिक कृषि में फसलों की रोगों से सुरक्षा के लिए, ठीक है, फसलों को रोगों से सुरक्षा के लिए पीड़क का उपयोग किया जाता है यानी उसे पीड़कनाशी कहा जाता है। तो यही है पीड़कनाशी का कार्य। इसके बाद देखिए 22 नंबर क्या है? भंडारण में अनाजों को हानि पहुंचाने वाले दो अजैविक कारकों के नाम लिखें। अजैविक का मतलब होता है जिसमें कोई जीव जंतु ना हो, वो कोई प्राकृतिक जिसमें निर्जीव पदार्थ हो, ठीक है। अजैविक कारक हमें बताना है। तो ये रहा अनाज का भंडारण। तो अनाज का भंडारण जब गोदाम में किया जाता है तो ख़राब कैसे हो जाते हैं? अजैविक कारण है पहला नमी और दूसरा हो गया यहाँ पे देखिए, दूसरा है तापमान। बस नाम ही लिखना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्या है? भंडारण के दौरान अनाजों को हानि पहुंचाने वाले किन्हीं दो जैविक कारकों के नाम हमें लिखना है, ठीक है। जो जीव जंतु होते हैं वो कैसे गोदाम में अनाजों को ख़राब करते हैं उनके नाम लिखना है। तो ये है जैविक कारक, इनमें आते हैं सूक्ष्मजीव, कीट और जंतु। तो आपको नाम लिखना है। तो आपको ऐसे आंसर करना है भंडारण में अनाजों को हानि पहुंचाने वाले जैविक कारक कहलाते हैं सूक्ष्मजीव,
कीट और जंतु। सूक्ष्मजीव में शामिल है खमीर, फफूंदी, कवक। कीट में लाल अनमृग, दाल मृग और धान घुन पकड़े। और जंतु में चूहे, खरगोश और पंछी। तो हमें सिर्फ 2 ही बताना है, तो आप कोई लिख सकते हैं, ठीक है। 24 नंबर देखिए, घूमन किसे कहते हैं ये बताना है हमें। तो घूमन क्या है? तो अनाजों के भंडारण के दौरान जो जैविक कारकों हैं, जो जैविक कारक होते हैं सूक्ष्मजीव, ठीक है, तो उनसे बचाने हेतु एक विशेष प्रकार का रसायन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें होता क्या है कि अनाज को अच्छी तरह सुखाया जाता है और घूमन का उपयोग करना उसमें किया जाता है। घूमन क्रिया में देखिए क्या होता है, घूमन क्रिया में कुछ वाष्पशील रसायनों जैसे एल्युमिनियम फास्फाइड से बनी गोली निश्चित मात्रा में अनाजों में डाला जाता है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? तो आपको ऐसे आंसर लिखना है कि भंडारण की क्रिया में जैविक कारकों, सूक्ष्मजीवों और रोगाणुओं से बचाने के लिए एक विशेष प्रकार के रसायन अनाजों में डाला जाता है, उसे घूमन कहा जाता है, जिसमें रसायन शामिल है एल्युमिनियम फास्फाइड, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर क्या है? भारतीय वैज्ञानिकों के प्रयास से दूध के उत्पादन में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है वाइट रेवोल्यूशन, यानी श्वेत क्रांति, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, दालों के सेवन से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? ये काफ़ी आसान सवाल है। तो हमें प्राप्त होता है दालों के सेवन से प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। 27 देखिए, फास्फोरस किस प्रकार का पोषक है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस जो है वो बृहद पोषक में शामिल है। यहाँ पे फास्फोरस है। बृहद पोषक का मतलब होता है प्लांट को, फसलों को इसकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, वो बृहद पोषक कहलाता है। ये इसमें फास्फोरस शामिल है। और सूक्ष्म पोषक यानी प्लांट को इसकी कम आवश्यकता पड़ती है, तो ये शामिल है। तो आपको लिखना है बृहद पोषक। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है 28 नंबर, गेहूँ किस प्रकार का फसल है? तो हम लोग सभी जानते हैं गेहूँ एक रबी फसल है, जो कब बोई जाती है? जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो ये रबी फसल है। इसके बाद देखिए 29 नंबर, गाजर घास किस प्रकार का पौधा है ये बताना है। तो गाजर घास एक सामान्यतः उग जाने वाला खरपतवार पौधा है। यहाँ पे देखिए घास दूब, तो ये तो हो गया गाजर घास। इसे क्या कहा जाता है? पार्थेनियम कहा जाता है। तो ये एक खरपतवार पौधा है। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर क्या है? 2,4-D का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये क्या है 2,4-D? ये एक खरपतवार नाशी है। तो ये एक खरपतवार रासायनिक क्या है? खरपतवार नाशी है। इसका उपयोग खरपतवार को हटाने में किया जाता है, खरपतवार को नाश कर, यानी खरपतवार नाशी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो यही आपको लिखना है, ये एक खरपतवार नाशी है, फसलों से इसको हटाने के लिए किया जाता है। अगला देखिए क्या है 31 नंबर, ऐच्छिक गुण वाले गुणों के वाहक डीएनए खंड को एक पौधे से दूसरे पौधे में प्रत्यारोपित कर किस प्रकार की पौधे विकसित किए जाते हैं वो बताना है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है वो कहलाती है समुन्नत किस्म के पौधे, यानी हाइब्रिड बीज वाले पौधे, जिसमें पादप संकरण द्वारा इसमें क्या किया जाता है, एक कम गुण वाले और एक अधिक गुण वाले पौधे का अंडिज संकरण कराकर एक नए बीज का निर्माण किया जाता है। इसे हाइब्रिड या पादप संकरण कहा जाता है। तो आपको लिखना है समुन्नत किस्म हाइब्रिड, यानी पादप संकरण, संकर बीज। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर हमारा क्या है? किस प्रकार की खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम किया जाता है, वो खेती का नाम हमें बताना है। तो वो खेती कहलाती है कार्बनिक खेती, जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशियों का अन्य रसायनों का उपयोग काफ़ी कम किया जाता है। आपको लिखना है कार्बनिक खेती। इसके बाद देखिए 33 नंबर में क्या है? सल्फर किस प्रकार का पोषक है ये बताना है। तो ये रहा, सल्फर कहलाता है बृहद पोषक, यानी प्लांट इसे ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल 34 नंबर क्या है? खेतों से खरपतवारों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं इसे? तो ये आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट करके, नहीं आएगा तो मैं यहाँ से रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। धन्यवाद।